नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कहा जाता है कि खाने के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। और जब बात खान पान की हो, भोजन की हो, तो फिर कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं। लेकिन इन पेचीदे सवालों का ही जवाब देने में माहिर है हमारी आज की तेजस्विनी, जो आहार विशेषज्ञ हैं और जो आज के इस आधुनिक दौर में भी हमारे पारंपरिक भोजन संस्कृति से हमारा परिचय कराती हैं, जो देश के जाने माने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, उद्योगपतियों के साथ उनके फिटनेस पर, उनके राइट फूड पर काम करती हैं, जिन्होंने खान पान पर कितनी ही किताबें लिख डाली हैं। और जब देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची बनी तो उसमें उनका नाम भी शुमार था। आप देश की जानी मानी डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है रुचिता दिवेकर। भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन इसके गुणों और फायदों को समझते हुए इसके जरिए स्वास्थ्य बनाए रखने की कला में माहिर हैं देश की प्रतिष्ठित डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर। बचपन से ही भोजन के महत्व और भोजन से जुड़े सांस्कृतिक मूल्यों को परिवार में देखा, समझा और बदलते दौर में नई पीढ़ी को इससे दूर होता देख और आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का निदान इसमें निहित है, ये जानते हुए इसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और आज सामान्य भोजन के जरिए ही वजन कम करना, थायराइड की समस्या, डिप्रेशन, डायबिटीज, महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याओं का हल सही भोजन के जरिए ही दे रही हैं। यही कारण है कि जब देश के प्रसिद्ध शख्सियतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस इंडिया संवाद किया तो रुजुता से भी राइट फूड के बारे में उनके विचार जाने। रुजुता उद्योग जगत और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के साथ भी फिटनेस पर काम करती हैं, जैसे करीना कपूर, जिनके साथ असल जिंदगी के साथ साथ टशन फिल्म में भी काम किया। भोजन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर हमारे पारंपरिक भोजन की खूबियां और भोजन उगाने वाले किसानों और भोजन तैयार करने वाली परिवार की महिलाओं के महत्वपूर्ण रोल की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली जानी मानी पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात रुचिता दिवेकर के साथ। रुचिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू वेरी मच ममता, आपने मुझे आपके कार्यक्रम पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी खुशनसीबी। अच्छा रुचिता, आपने इतनी छोटी उम्र में ही अपने करियर की बुलंदियों को हासिल कर लिया है। ये बताइए कि क्या राज है इस सफलता के पीछे? मतलब ऐसा क्या है कि आज जब आप फिटनेस को लेकर, सही खाने पीने को लेकर बात करती हैं तो लोग सुनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये शायद हमारे दादी नानियों का आशीर्वाद है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर एक चीज जो कहती हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में, हमारे ओरल विद्या में या हमारे संस्कृति में ऑलरेडी है। अगर आज इसके लिए ये कहूँ कि ध्यान देके खाना खाइए या खाना खाते वक्त गिनो मत के कितना खा रहे हो, या रेगुलरली एक्सरसाइज करो, या टाइम पे उठो या टाइम पे सो जाओ, तो ये सारी चीजें घर के बड़े बुजुर्गों ने हमसे हमेशा कही हुई है। लेकिन यही शायद राज होगा कि मैंने उन्हें इंग्लिश में कह दिया या सोशल मीडिया पे कह दिया या हैशटैग के साथ कह दिया, तो वो तो वो नया सा लगा, या यही लगा कि इसमें भी ग्लैमर हो सकता है, या इस विद्या में भी फिटनेस का ही राज छुपा हुआ है। अदरवाइज हमारे घर पर अगर कोई कह देता है तो हमको लगता है कि बहुत बोर कर रहा है अपने को ज्ञान देके। कुछ नया, कुछ अलग सुनने की आदत हो गई है हमको, इस वजह से शायद उम्मीदें बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल, क्योंकि आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, अपना ज्ञान सबके साथ बांटा है आपने, आपके खुद के लिए फिटनेस के क्या मायने हैं? व्हाट इज द राइट फूड फॉर यू? मेरे हिसाब से उस वक्त पर मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मराठी में अभंग संस्कृति बहुत मानी जाती है, जो कि विट्ठल के लिए गाया है महाराष्ट्र के संतों ने। तो एक अभंग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो जहाँ पर वो जो संत है वो कहते हैं कि भाकरी शिळी असो अथवा गरम, भूकेच्या वेळी ती मिळावी, विच बेसिकली मीन्स दैट जब हमें भूख लगी हो तब जो मिल जाए, चाहे फिर वो
कल का खाना आज मिले या फिर गर्मा गर्म पराठा या भाकरी मिले, जो मिले उसे अगर हम आशीर्वाद समझ के स्वीकारें, उसकी अगर हम वैल्यू रखें, तो वही असली फिटनेस का राज माना जाता है कि खाने को अगर हम उस तरीके से देखें कि हम हमारा खाना स्वाद से खाएं और हमारे घरों में, हमारे नेबर्स में, हमारे फैमिलीज में, ऑफिसेस में उसे खुशी से मिल बांट के खाए। आई थिंक बड़ा कोई राज फिटनेस का होता नहीं। मतलब जैसे मेरे को याद है कि मेरी माँ मेरे को हमेशा बोलती थी कि खुश मन से खाओगे तो सूखी रोटी भी बहुत लगेगी शरीर को, तो खुश मन से खाना चाहिए। लेकिन आजकल जब हम जानते हैं कि आधुनिक दौर है, तकनीक हमारे हाथ में है, तो हमारा सामान्य ज्ञान भी गूगल ज्ञान हो गया है। क्या है ऐसा जो हम मिस कर रहे हैं? मतलब इतना विकास करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसी कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने खान पान में या अपने भोजन की संस्कृति में गौर नहीं कर रहे? हमारे आसपास ही है पर हम ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि हमारा जो पूरा हेल्थ का विजडम है, ये हमारे घरों की महिलाओं ने ही संभाला हुआ है। ये माँ, दादी से आपके माँ तक, आपके माँ से आप तक, आप से आपके बच्चों तक, ये ओरल विजडम की जो परंपरा है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विमेन और फार्मर्स का रहा है। आज जब हम हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, तब हम डाइटिशियंस, डॉक्टर्स की बात करते हैं, ग्रैंडमदर्स और फार्मर्स की बात करते ही नहीं है। और उसी के वजह से हमारे घर में ही रहकर ये विद्या हमारे से दूर हो जाती है, गूगल पर चली जाती है। वो कहानियों के थ्रू, गानों के थ्रू, कहावतों के थ्रू हमारे तक पहुंचती नहीं। और तीसरी बात ये है कि जितना हमको कुकिंग और क्विजीन पर महत्व देना चाहिए था, वो आजकल ऑलमोस्ट है ही नहीं। हम लोग ये समझते हैं कि अगर मैं किचन में खड़ी रहकर कुछ बना रही हूँ तो शायद मजबूरी में मैं ये बना रही हूँ। आइडियली मुझे टीवी के सामने बैठकर कोई सीरियल देखना चाहिए या नेटफ्लिक्स पर कोई एपिसोड देखना चाहिए। तो जब हमारे किचन्स जेंडर न्यूट्रल हो जाएंगे, जब हर में काम करेगा, जब फार्मर्स और ग्रैंडमदर्स को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होगी, और जब हम लोकल लैंग्वेजेस में कहानी और कहावतों और गानों के थ्रू जो फूड की विजडम है उसको वैल्यू करेंगे, तब हमारे पास जो आई थिंक सीक्रेट विजडम है इन अ वे, वो खुलकर बाहर आ जाएगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने रुचिता कि हमें अपनी इन जड़ों की तरफ वापस लौटना होगा अगर हम सही ढंग से सही खाना खाना चाहते हैं। आपने पहली किताब जो लिखी थी, जो बेस्ट सेलर भी हो गई, कि डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट। ये समस्या वेट लॉस की, आखिर ये समस्या क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति आजकल वेट लॉस की, अपना वजन घटाने की जद्दोजहद में जुटा रहता है। द थिंग इज कि आज चाहे आपका वजन 52 किलोस हो या 75 किलोस हो या 106 किलोस हो, हर कोई खुद को मोटा समझता है। हर कोई 2 किलो या 10 किलो घटाना चाहता है। वेट लॉस इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी हो गई है, you know, especially because weight loss industry works with food industry and pharmaceutical industry, कि उनकी रीच और उनका कंडीशनिंग, उनका ब्रेन वॉशिंग इन अ वे हम पर बहुत भारी रहता है। और उसमें हम ये चीजों को ओवरलुक कर देते हैं कि फिटनेस का मतलब ये है कि क्या मैं हर सुबह फ्रेश उठती हूँ या नहीं, क्या मुझे रात को अच्छी नींद आती है या नहीं, क्या खाना खाते वक्त मुझे मजा आता है या नहीं, जो मैंने जिम में फीस भरी हुई है क्या वो डोनेशन की तरह है, या मैं एक्चुअली मुझे जिम जाने का या योगा करने का मन करता है और मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ। क्या मेरे जब पीरियड्स आते हैं तब मुझे पेन होता है या मुझे फ्रीली आराम से पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये मेटाबॉलिक हेल्थ पर एक्चुअली हमारा एम्फोसिस होना चाहिए। और जब हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ पर एम्फोसिस होगा तब हम ये जानेंगे कि हर कोई अलग साइज में और अलग शेप में हेल्दीएस्ट उनका वर्जन रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हर कोई पतला हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। नहीं, तो फिर ऐसे में रुचिता, ये जो साइज 0 है, इसका क्या सच है? आपने तो टशन फिल्म में करीना के साथ साइज 0 के लिए काम किया था। हालांकि करीना ने भी उसके बाद सामान्य जीवन में भी देखें तो साइज 0 को ऐसे मेंटेन करने वाली बात कभी नहीं की, लेकिन ये साइज 0 का सच फिर क्या है? साइज 0 का सच ये है कि
टशन के टाइम पे उसको हर जब कोई भी एक्टर एक रोल स्वीकारता है तो उनके साथ उसको ये ब्रीफ मिलता है कि आपको ये रोल में अगर ऐसा ये कैरेक्टर प्ले करना है तो आपको इस तरीके से दिखना है। तो उसको भी वही ब्रीफ मिला हुआ था कि मुझे ऐसे दिखना है, मेरी ग्रीस में शूटिंग होगी, मेरा थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है वगैरह वगैरह। तो वो पतली हो गई, लेकिन जो वो पतली हुई तो जब मीडिया ने उसे साइज 0 बोलने लगे, तभी जब मेरा ऐसा ही एक इंटरव्यू हो रहा था तभी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने ये साइज 0 बना दिया। तो मुझे भी पता नहीं था कि साइज 0 क्या है, तो मैंने क्विकली गूगल सर्च तभी किया था कि साइज तो तब मुझे पता चला कि पेरिस के रनवे पे, फैशन रनवेज पे साइज ऑफ क्लोथिंग को साइज 0 कहते हैं और इट हैज नथिंग टू डू विथ ह्यूमन बीइंग्स का साइज। आपने बीच में महिलाओं की जो बात की है उस सवाल को जरूर लाना चाहूंगी, क्योंकि देखें तो महिलाओं की जिंदगी फिटनेस या हेल्थ को लेकर कई उतार चढ़ाव से बीतती है। आपने मेंस्ट्रुएशन की बात की, मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रेगनेंसी आती है, उसके बाद नॉर्मल होना, उसके बाद मेनोपॉज आता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं। उनके लिए फिटनेस की फिर क्या टिप होनी चाहिए? खासकर भारतीय महिलाओं की बात करें तो वेट गेन प्रेगनेंसी के बाद बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल, आई थिंक वेट गेन प्रेगनेंसी के बाद में तभी मुद्दा बनता है जब हमने पहले से ही खुद के फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता। देखिए, अगर आप पहले से ही फिट हो तो आप प्रेगनेंसी के बाद, जो ऑफ कोर्स जब आप प्रेग्नेंट हो तभी आपका वजन बढ़ेगा, सामान्य रूप से बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा, लेकिन डिलीवरी के 2-3 महीने के बाद वो नेचुरली घटेगा भी एंड ऑलमोस्ट 1 साल में यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल शेप। लेकिन ये है कि जब हम अनहेल्दी रहते हैं पहले से, तो फिर प्रेगनेंसी के बाद हमारा वजन उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करीना की भी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी और उसके बाद में आई थिंक इन सम 50 और 60 डेज शी वाज ऑलमोस्ट बैक टू हर नॉर्मल शेप। तो फिर तभी भी लोग कह रहे थे कि इसने इतना सारा वजन एक साथ कैसे घटाया। तो तभी भी मैं उनको कहती थी कि ये पहले से ही फिट थी, उसके वजह से प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट डिलीवरी एक तो वजन घटाना आसान हो जाता है अगर आप पहले से फिट हो। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारा पारंपरिक खाना है, फिर वो चाहे गोंद के लड्डू हो या बादाम का शीरा हो, अजवाइन का पराठा हो, मेथी की दाल हो, ये सारा कुछ जब अगर आपने पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट में इंक्लूड किया तो वो आपके हार्मोन्स को भी सपोर्ट करता है और 5-6 महीने में वो आपका वजन ऑटोमेटिकली कम करवाता है। लेकिन हम घी से डरते हैं, हम मक्खन से डरते हैं, हम लड्डुओं से डरते हैं, हम वो सारी पारंपरिक चीजों से डरते हैं। लेकिन आइसक्रीम खाते वक्त या बिस्किट खाते वक्त, कुकीज खाते वक्त, चॉकलेट खाते वक्त वो डर हमारे मन में नहीं रहता, क्योंकि आइसक्रीम, चॉकलेट, कुकीज की हम बढ़िया एड्स देखते हैं, उनकी जिंगल्स सुनते हैं, लेकिन लड्डू, बर्फी, शीरा, पराठा, इनकी कोई ऐड नहीं। और अगर इनकी ऐड नहीं तो फिर हमको इनसे डर लगने लगता है। बैटलिंग आपने बार बार रुचिता एक बात की कि फिटनेस की, जैसे करीना भी पहले ही फिट थी या आप अगर पहले ही फिट हैं, ये फिटनेस की क्या डेफिनेशन होती है? क्या पतला होना फिट होना होता है? मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी थी, इट वाज कॉल्ड द 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट। तो पतला होना फिटनेस नहीं होता। लोग हॉस्पिटल में जाके भी पतले हो जाते हैं, बीमारी से भी पतले हो जाते हैं। तो फिटनेस इज बेसिकली, लाइक आई सेड, मेटाबॉलिक हेल्थ। क्या आप फ्रेश उठते हो हर सुबह? क्या आपको रात को अच्छी नींद आती है? क्या आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन कोई भी चीजों की समस्या नहीं है? क्या आपको नेचुरली एक्सरसाइज करने का मन करता है? और आपके पीरियड्स स्मूथली आते हैं या नहीं, या पेन के साथ आते हैं? ये ऑलमोस्ट आई थिंक स्पेशली महिलाएं, हम तो ये मंथ टू मंथ खुद का फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं, कि क्या हमको ये सारी चीजें हो रही है, आसानी से हो रही है या मुश्किल से हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे डाइट में कुछ कमी है, या हम लोकल खाना नहीं खा रहे हैं, या सीजनल नहीं खा रहे हैं, या टाइमली नहीं खा रहे हैं, जिसके वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए रुचिता, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप सही वक्त पर सही मात्रा पे सही भोजन करें, और इतनी भागदौड़ की लाइफ होती है, आपका खुद का भी तो रूटीन कितना बिजी रहता है। आप लेक्चर्स देती हैं, टॉक्स देती हैं, बुक्स लिखती हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करती हैं,
मेंटेन कर पाती है ये जो बातें कही जाती हैं, एक रेगुलर रूटीन? तो मैं कहती हूँ, आई थिंक मेरी बातें लोग मानते भी इस वजह से है क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं भी इन्हें करती हूँ। तो वो कन्विक्शन के साथ अगर आप कहो तो लोग उसे आसानी से मान लेते हैं। अगर मैं ऐसे ही लेक्चरबाजी करूँ तो कोई मानने वाला मुझे नहीं मिलेगा। ये है कि देखिए, हम कितना काम कर पाते हैं ये पूरा डिपेंडेंट रहता है हमारे शरीर के हेल्थ के ऊपर। और शरीर का अच्छा हेल्थ रखना ये खाने के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर है। अगर इफ वी एक्चुअली गेट टू बिजी टू ईट तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट। चलिए रुचिता, आपकी बात करें तो आपका रूटीन क्या रहता है, मतलब इतनी बिजी लाइफ में आप कैसे अपना रूटीन मेंटेन करती हैं? मेरा रूटीन, आई थिंक इन द मॉर्निंग आई वेक अप, आई स्टार्ट विद सम बादाम या रेजिन्स, फिर मैं योगा कर लेती हूँ या जिम चली जाती हूँ। अभी लॉकडाउन के बाद में जिम्स यहाँ पर खुल गए हैं तो फिर वो कर लेती हूँ। घर आके नाश्ता करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ। मैंने अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम ऑलमोस्ट मोर और लेस फिक्स कर दिया है, तो मैं पूरा जो अपना काम है वो उस रूटीन में फिर बिठा देती हूँ। आई थिंक हर किसी के करियर में एक स्टेज आता है जहां आप खुद को प्रायोरिटाइज कर सकते हो या यू नो समय पर खाने का इन अ वे प्रिविलेज आपके पास रहता है। तो जिनके भी पास वो प्रिविलेज है उनको जरूर वो यूज करना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं हमको प्रायोरिटी सेट करनी बहुत जरूरी है अपने लाइफ में अपने लिए। लेकिन आपके बारे में ही मैं बात करना चाहूँ तो क्या बचपन से ही आपको इस तरीके से खान पान का शौक था? मतलब जितना ज्ञान आपके पास है, ये दादी नानी से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है या आपने खुद अर्जित किया है? नहीं, ये दादी नानी से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, ये नेबर्स से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, ये क्लाइंट से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, ये फार्मर्स से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है बेसिकली भारतवर्ष में जो फूड के बारे में ज्ञान है, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव विजडम या इंडिजिनियस नॉलेज। ये हर किसी के पास होता है। जैसे कि हमें सर्दियों में बाजरे की रोटी खानी चाहिए या मकई की रोटी खानी चाहिए, ये जानने के लिए आपको किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाना पड़ता, ये हमारे घरों में ऑलरेडी रहता है। या अगर आपके गले में खराश हो तो आपको हल्दी दूध पीना चाहिए, ये भी हम सबको पता होता है। अगर आपने दाल बाटी या पूरन पोली खाई तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा घी लेना चाहिए, ये भी हम सबको पता होता है। अगर बादाम खा रहे हो तो उन्हें भिगो के फिर दूसरे दिन सुबह खाओ, ये भी हमें पता होता है। तो ये कलेक्टिव विजडम फूड के बारे में हर किसी को पता होता है। बस यही है कि ये मेरा प्रोफेशन है तो यही एडवाइस देने के मैं पैसे लेती हूँ। बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ऐसा कुछ ज्ञान है जो कि सर्वसामान्य रूप में हमारे पास। लेकिन आप तो कहते हैं कि वेट लॉस के लिए जैसे ज्यादा खाकर भी वेट लॉस किया जा सकता है, आप तो इस तरह की थियरी भी दे रही हैं और विश्वास नहीं होता कि संभव। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम खुद को डिप्राइव या पनिश करते हैं तब लॉन्ग टर्म में हम मोटे ही मोटे होते जाते हैं। अगर उसके अगेंस्ट हमने बस घर का ही खाया, समय पर खाया, ध्यान देके खाया, तो हम पतले हो जाते हैं क्योंकि वो योयो जो है वो पूरा निकल जाता है। वजन कम होता है, स्लो रेट में कम होता है, लेकिन फिर परमानेंटली कम होता है। ये नहीं कि छट से कम हो गया और दोबारा स्पीड पे बढ़ गया। आपने ये बात बहुत बार कही है रुचिता कि घर का खाना खाइए। अब घर का खाना खाते हुए कुछ भ्रांतियां जो आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिनको हम चाहेंगे आप कम शब्दों में लेकिन स्पष्ट कर दें। क्या घी खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए और उतना खाना चाहिए कि खाने का फ्लेवर एनहांस हो उससे, कि खाने का स्वाद बढ़े। अगर इतना ज्यादा हो गया कि बाकी कोई स्वाद नहीं आ रहा, सिर्फ घी की टेस्ट हो गई, तो देन दैट इज टू मच। अगर बिल्कुल ही एक ही ड्रॉप आया कि घी की फ्लेवर ही नहीं आई तो दैट इज टू लिटिल। तो हर जो डिश आप खा रहे हो उसके हिसाब से आपको घी जरूर खाना चाहिए। अच्छा, और चावल खाने से मोटे हो जाते हैं? वेल, चावल खा के, इनफैक्ट जो चावल खाने वाली कम्युनिटीज है
वो काफी पतली ही रहती है। आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, आप हिमालय में देख लो, लोग बहुत सारा चावल खाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अपना लोकल चावल आपको खाना चाहिए और फिर उन्हीं कॉम्बिनेशंस में खाना चाहिए जो कि जिसके साथ के चावल टिपिकली आपके रीजन में खाया जाता है। तो फिर वो चाहे कढ़ी चावल हो, दाल चावल हो, खिचड़ी हो या चावल और कोकोनट करी हो, तो जैसे चावल आपके यहाँ पर बनता है, आपके रीजन का चावल आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, और कहते हैं जैसे मीठा कम खाना चाहिए। अगर चाय पी ली दिन में, उसमें जो चीनी आती है, या दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे जो स्पेशल हमारे यहाँ मिठाई बनती है, उसमें जो चीनी या गुड़ आता है, उससे आपको परहेज नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो तो हम थोड़ा ही बनाते हैं, फैमिली में शेयर करते हैं और बाकी सबके साथ शेयर करते हैं। तो वो जो घर पर बनाई हुई मिठाई है, उसे खुले दिल से खाइए। लेकिन जो बाहर से मंगा के आप आइसक्रीम, चॉकलेट, कुकीज, ये जो ऑलमोस्ट आजकल हम लोग हर रोज कर रहे हैं, परहेज करना कि चाहिए। उस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पूरी, हलवा, पराठा, ये तो बहुत फैटिंग होता है। ये तो फैटनिंग नहीं होता, ये फेस्टिवल माना जाता है। तो फेस्टिवल के टाइम पे जरूर इसे खाइए। देखिए, चना पूरी हलवा या 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 शाद का हलवा, ये जो बनता है, ये ऑलमोस्ट जब सीजन चेंज होता है, तभी आप देखोगे कि फेस्टिवल्स में ये खाने की परंपरा है। एंड इन अ वे वो हमको न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाती है, वो हमारी इम्यून सिस्टम भी अच्छी रखती है और वो चेंजिंग वेदर के लिए हमको प्रिपेयर भी करती है। क्या आपके पास कोई ऐसी एक केस स्टडी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें खाने के जरिए किसी की समस्या का हल हुआ हो? तो 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट, अभी जो बुक मैंने रिलीज किया, आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी पीएमएस का ट्रबल है, और बहुत बहुत बार उनको स्कूल या ऑफिस मिस करना पड़ता है, या पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी समस्याएं उनको रहती है। तो ये बुक के थ्रू हमने उनको बताया था बेसिकली कि टू स्टार्ट द डे विद सोक्ड ब्लैक, कि आप काले मुनक्के जो है वो ओवरनाइट भिगा दो और उनको दूसरे दिन सुबह खा लो। तो बहुत मैक्सिमम फीडबैक हमको यही मिला है। आई थिंक ओवर 85% ऑफ द women who participated in this study, ये basically 1,25,000 people had participated in this from across the globe, and the biggest difference that we saw was on PMS. ऑलमोस्ट अभी लोगों का पीएमएस चला ही गया, उनको बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, और जहां लोग 4-4 पेन किलर्स लेते थे, वहां अभी एक भी पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये हुआ सिर्फ एक एडिशन के साथ के सुबह उठो और 5-6 काले मुनक्के खाओ। आपके भी हाल में किताब रिलीज हुई है, ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग। ईटिंग और डाइटिंग दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। कोई सीक्रेट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमसे डाइटिंग को लेकर? जब हम दाल चावल खाते हैं तभी हम गिल्टी फील करते हैं, जब हम पराठा खाते हैं तभी हम गिल्टी फील करते हैं, जब हम आइसक्रीम खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं तब हमको लगता है ओ आई दिस इज अ रिवॉर्ड, यू नो, आई एम सेलिब्रेटिंग। तो ये क्या हो गया हमको कि हम घर पर खाने को, जब हम घर पर खुद के पैसे से बनाया हुआ खुद का ही खाना खुद ही के घर पर खाते हैं, तब हम गिल्टी फील करते हैं। और जब कुछ बाहर से मंगा के खाते हैं तो तभी सेलिब्रेशन मानते हैं। तो ये मेंटालिटी है, इसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम डाइटिंग के एज में आराम से ईट कर पाएंगे। सो दैट ठीक कहा आपने रुचिता। अच्छा, ये बताइए आपके घर का माहौल कैसा था जब आप छोटी थी? किस तरह का खाने की संस्कृति आपके घर में तो आपने दरअसल सीखी और अपनाई? मेरे बेसिकली दोनों ग्रैंडफादर्स जो थे वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। मेरी ग्रैंड मदर्स भी खाने में काफी इंटरेस्टेड थी। हम लोग का हर एक फैमिली फंक्शन या फेस्टिवल ये पूरा फूड के अराउंड ही होता था। हम सब लोग मिलके, जैसे अभी दिवाली वगैरह हो तो सब लोग मिलके चकली, चिवड़ा, करंजी वगैरह
बनाते थे। बातें बहुत हमारे यहाँ पर खाने की ही होती थी। अगर किसी को टोकना हो तो भी खाने के कहावतों से ही टोका जाता था। किसी को अप्रिशिएट करना हो तो भी उसी से अप्रिशिएट किया जाता था। तो आई थिंक खाने के ऊपर फोकस हमारे यहाँ पर बहुत रहा है और शायद उसी ने मेरे करियर चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस किया है। चलिए आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ और कम शब्द में उनके जवाब। आपका पसंदीदा भोजन क्या है? वरण भात, दाल चावल बेसिकली। वेट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र? वेइंग स्केल को घर से बाहर निकाल। आपके डेली रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कौन सी एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है? आई थिंक जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी लेवल एग्जैक्टली कितनी अच्छी है या आज कम है। और आपकी डेली रूटीन में एक खाने की चीज जो आप बिल्कुल मिस नहीं करते? भाकरी और भाजी। अच्छा। आपके अपने काम के बारे में एक बात जो आपको बहुत पसंद है? कि लोगों से बातें होती है, उनसे जुड़ने का मौका मिलता है, उनके फैमिलीज के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके फैमिली के फूड के ट्रेडिशन के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। यही मेरे हिसाब से मेरे करियर का सबसे स्पेशल, मतलब मेरे काम का सबसे स्पेशल थिंग है। ओके। क्या है एक ऐसा काम जो आपको बहुत खुशी देता है? जिंदगी में ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है? पौधे लगाना। यू लाइक इट? इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ पर मतलब मेरा जो एंसेस्ट्रल फार्म हाउस है, वहाँ पे हमने बहुत सारा हम लोग प्लांटिंग करते हैं और नेटिव ट्रीज का प्लांटेशन करते हैं। तो पौधे लगाना, उनको बढ़ते हुए देखना, फिर उनके फूल और फल का आनंद उठाना। और इन सब से हटकर कोई और शौक जो आपको बहुत प्रिय है? ट्रेकिंग, हिमालय में ट्रेकिंग करना, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली मेरा बिगेस्ट शौक, जो कि इस साल नहीं हो पाया लॉकडाउन के वजह से। लेकिन हिमालय में यात्रा करना, वहां पर ट्रेक करना, ये मेरे लिए हमेशा बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉलिंग रहा है इन अ वे। आप इतना कुछ सिखाती हैं अपने क्लाइंट्स को या जिनसे भी बात करती हैं, कोई एक ऐसी चीज जो आपके क्लाइंट्स ने आपको सिखाई हो, जो आपने अपने क्लाइंट्स से सीखी हो? अपने क्लाइंट्स से या स्पेशली सेलिब्रिटी क्लाइंट्स से मैंने ये सीखी है कि सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं होती। अच्छा, जिंदगी में अब ऐसा क्या है जो आप करना चाहती हैं? एक बिग टारगेट, बिग गोल जो आपके सामने है? मेरे हिसाब से बिग गोल तो यही होगा कि हमारे कंट्री से अगर भूख मिट जाती है, अगर हर एक बच्चे को गारंटीड अच्छा खाना हर रोज मिल जाता है, अगर हमारे कंट्री में कोई भी भूखा नहीं, जैसे अगर हंगर अगर हमारे यहाँ से चला गया, इफ नो वन गोज टू बेड हंग्री, तो वही हम सबके लिए बहुत बड़ा गोल होगा। और आई थिंक ना केवल प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर, आई थिंक अगर हर व्यक्ति, हम आप ही अगर इसको गोल बना लें तो हर व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में इन बच्चों का ख्याल रख सकता है और पोषण की तरफ काम कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना हम सबका सपना बने और पूरा भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिता हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं और आप जो अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज रहे हैं, हर एपिसोड के लिए हमारे हर तेजस्विनी के संस्करण को लेकर आप अपने जो विचार हमसे साझा करते हैं, वो हमें काफी प्रोत्साहित करते हैं। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार हमसे साझा करते रहें। हमारा ईमेल याद है ना, tejaswini.ednews@gmail.com। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।